और अब समाचार विस्तार से। उमेश पाल अपहरण कांड का फैसला आने से पहले माफिया अतीक अहमद को करीब 4 साल बाद प्रयागराज लाया जा रहा है। 28 मार्च को सुबह 11 बजे अतीक अहमद को एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में हाजिर होना है, जहां अतीक को कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच यूपी पुलिस आज प्रयागराज ला रही है। अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक मामलों में नामजद है, जहां 45 पुलिसकर्मी और 15 गाड़ियां एस्कॉर्ट काफिले में अतीक को यूपी लाया जा रहा है। अतीक को यूपी लाने में 3 राज्यों की पुलिस का सहयोग रहेगा। पुराने अपहरण के मुकदमे में माननीय न्यायालय के द्वारा फैसले की तारीख 28 मार्च तय की गई है। कोर्ट के आदेश पर अभियुक्त गणों को विधिक प्रक्रिया के तहत जेल से लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर वापस जेल भेजा जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत इस केस से संबंधित समस्त अभियुक्त गण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस केस से संबंधित अभियुक्त माफिया अतीक अहमद को संबंधित न्यायालय के समक्ष तय तारीख पर प्रस्तुत किए जाने के लिए पुलिस की एक टीम को साबरमती जेल भेजा गया है। आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों में आज अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध है। लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू निरसन और संशोधन विधेयक 7/2022 पर विचार और पारित कराने के लिए इसे सदन में पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा के पटल पर मंत्रियों द्वारा कई पत्र रखे जाने प्रस्तावित हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद संसद का आज पहला दिन है। संसद में तमाम कोशिशों के बावजूद गतिरोध बरकरार है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की ओर से आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी पक्ष और विपक्ष में टकराव की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर एक कार्यक्रम में 520 मोबाइल वेटरनरी यूनिट को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोबाइल यूनिट प्रदेश के सभी 75 जिलों में घूम घूमकर बीमार पशुओं का इलाज करेगी। इस मोबाइल यूनिट में एक वेटरनरी डॉक्टर सहायक एवं दवाइयां रहेंगी, जो कि लगातार जिले में भ्रमणशील रहेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय पशुपालन डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला एवं प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। मैं हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को भारत के पशुपालन विभाग के मंत्री के नाते बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन देना चाहता हूं कि भारत सरकार की इस योजना को अपने पूरे प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश एक हमारा ऐसा प्रदेश है कि अगर वहां किसी भी योजना सारे जनपदों में लागू हो जाती है ना, तो एक प्रकार से भारत में योजना लागू हो गई है, ऐसा दृश्य खड़ा है। तो आज से ये सामने जो काफिला में देख रहा हूं, या आज उत्तर प्रदेश की मां गंगा की पवित्र धरती पर ये जब प्रस्थान करेगा और सारे जनपदों में पशुपालकों के लिए ये सेवा उपलब्ध होगी, तब मैं मानता हूं कि इन अबोल पशुओं के आशीष की वर्षा हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर होगी। ये वास्तव में उत्तर प्रदेश के पशुधन के संरक्षण और संवर्धन का एक नए अध्याय की शुरुआत है। 520 मोबाइल वेटनरी वैन आज के बाद से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जाकर के 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इन सेवाओं को प्राप्त कर सकता है। अक्सर क्या होता था, हम लोग देखते थे इन चीजों को, कोई जानवर बीमार है, कोई गौवंश बीमार है, कोई भैंस बीमार है, कोई बकरी बीमार है, समय पे डॉक्टर नहीं पहुंच पाते थे, समय पे सूचना नहीं दे पाते थे। वेटनरी चिकित्सकों की कमी के कारण अक्सर ये समस्या देखने को मिलती थी।
दूसरा कहीं पे कोई एक्सीडेंट किसी गोवंश का हो गया, किसी भैंस का हो गया, किसी बकरी का हो गया, समय पे उसको उपचार की सुविधा नहीं मिल पाती थी। ये मोबाइल वेटनरी वैन अब प्रदेश के 5 जोन में वहां पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से संचालित होंगी। प्रदेश के माध्यम से इनकी मॉनिटरिंग होगी और रियल टाइम मॉनिटरिंग के माध्यम से न केवल हमें जानने का अवसर प्राप्त होगा कि कौन सी जोन में कैसा कार्य हो रहा है, बल्कि पशुपालकों की अमूल्य निधि के माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से हम लोग दुग्ध उत्पादन के नंबर 1 ही नहीं, बल्कि इससे भी कई आगे बढ़ करके लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य कर पाएंगे। ये सचमुच पशुधन के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा रवाना किए गए मोबाइल वेटरनरी वाहनों में 8 वाहन बहराइच जिले को मिलेंगे, जहां मुख्यमंत्री द्वारा रवाना किए गए वाहनों के सजीव प्रसारण को बहराइच जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सजीव देखा। कार्यक्रम के सजीव प्रसारण के उपरांत जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, पुलिस अधीक्षक प्रसाद वर्मा व जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जनपद को प्राप्त हुए 8 वेटरनरी मोबाइल वाहनों को कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि शासन स्तर से प्राप्त हुए 8 वाहनों में से जिले की प्रत्येक तहसील पर 1-1 तथा जिला मुख्यालय पर 2 वाहन मौजूद रहेंगे। टोल फ्री नंबर 1962 के माध्यम से प्राप्त होने वाली सूचना पर पशुपालकों के द्वारा पहुंचकर उनके मवेशियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम के 99वें संस्करण में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम ने एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर प्रकाश डाला, जहां पीएम मोदी ने गुजरात के स्वराष्ट्र में तमिलनाडु से जा बसे लोगों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक कार्यक्रम मन की बात की 99वीं कड़ी में एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिक्र किया। उन्होंने कहा, देश में समय के साथ स्थिति परिस्थितियों के अनुसार अनेक परंपराएं विकसित होती हैं। यही परंपराएं संस्कृति का सामर्थ्य बढ़ाती हैं और उसे नित्य नूतन प्राण शक्ति देती हैं। पीएम मोदी ने कुछ महीने पहले काशी तमिल संगमम के दौरान काशी और तमिल क्षेत्र के बीच सदियों से चले आ रहे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी प्रकाश डाला। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत तमिलनाडु और सौराष्ट्र को जोड़ने के लिए गुजरात के विभिन्न हिस्सों में सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन होने जा रहा है। 17 से 30 अप्रैल तक आयोजित सौराष्ट्र तमिल संगमम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत करेंगे। सदियों पहले सौराष्ट्र के अनेकों लोग तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में बस गए थे। ये लोग आज भी सौराष्ट्री तमिल के नाम से जाने जाते हैं। उनके खान पान, रहन सहन, सामाजिक संस्कारों में आज भी कुछ कुछ सौराष्ट्र की झलक मिल जाती है। मुझे इस आयोजन को लेकर तमिलनाडु से बहुत से लोगों ने सराहना भरे पत्र लिखे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर लासित बारफुकन जी की 400वीं जयंती पर करीब 45 लाख लोगों ने निबंध लिखकर अपनी भावना का व्याख्यान किया है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। गौरतलब है कि सदियों से हमारे देश में पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसते रहे हैं। इसी संदर्भ में पीएम ने गुजरात के सौराष्ट्र से तमिलनाडु में जा बसे लोगों का जिक्र कर एक बार फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को रेखांकित किया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT,
यूपीआई भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मेरठ की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित जाट महासभा के कार्यक्रम का शुभारंभ कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किया। उन्होंने इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उमेशपाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी आतिक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। भूपेंद्र चौधरी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी देश के बहुत बड़े परिवार से हैं, लेकिन उन्हें अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। राहुल गांधी बहुत बड़े परिवार के प्रतिनिधि हैं, लेकिन उन्हें सबका सम्मान करना चाहिए। और कांग्रेस जो अभी हवा में घूम रही है, अब परिस्थिति बदली है और समाज के कमजोर गरीब तबकों के लोग, सामान्य परिवारों से आने वाले लोग भी अब राजनीतिक शिखर पर पहुंच रहे हैं। ये इस यथार्थ को उन्हें स्वीकारना चाहिए। और बार बार जिस प्रकार से देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के बारे में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे हैं या करते रहे हैं, उसी का परिणाम। तो वहीं प्रदेश के कृषि एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने हरदोई के कृषि विज्ञान केंद्र के मॉडल कृषि फार्म कासिमाबाद के प्रशासनिक भवन का रविवार को शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित किसान मेले में उन्होंने किसानों से कहा कि श्री अन्न यानी मोटे अनाज को बढ़ावा देने से किसानों की आय बढ़ेगी। कृषि मंत्री ने उड़द के मिनी किट 500 किसानों को और 5 किसानों को अनुदान पर कृषि मशीनरी यंत्र प्रदान किए तथा 90% अनुदान पर 250 किसानों को मक्का बीज के मिनी किट उपलब्ध कराए। किसान मेले में कृषि की नई तकनीक के स्टॉल लगाकर किसानों को जागरूक भी किया गया। बागपत के फैजपुर निनाना गांव में हनुमान मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान और भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने प्रसाद खाया था, जिसके बाद बच्चों और ग्रामीणों की हालत बिगड़ने लगी। फूड पॉइजनिंग होने के कारण बीमार लोगों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है, जहां जिलाधिकारी राजकमल यादव ने बीमारों की संख्या 21 बताई है। हालांकि बीमारों के जिला अस्पताल आने का सिलसिला अभी भी जारी है, जहां बागपत कोतवाली प्रभारी संजय कुमार का कहना है कि भंडारे के आयोजक ओम प्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये भंडारा बगैर अनुमति के आयोजित किया गया था। फैजपुर निनाना हमारे गांव में जहां पर एक भंडारा चल रहा था, जिसमें कुछ खिचड़ी वगैरह खाकर कुछ बच्चे और कुछ वयस्क टोटल 21 लोग बीमार पड़ गए। उनको कुछ दिक्कतें हुई, तत्काल हमारे द्वारा एम्बुलेंस भेजी गई। उन सभी लोगों को हम लोग जिला अस्पताल ले आए हैं। सभी लोग स्वस्थ हैं। मेरे और कप्तान साहब द्वारा सभी लोगों से बातचीत की गई, देखा गया। पूरी टीम यहाँ मौजूद है। हमारे 3 बाल विशेषज्ञ जो बाल रोग विशेषज्ञ वो हैं, पूरे डॉक्टर का अमला यहाँ पर उपस्थित है और सभी बच्चे स्वस्थ हैं। निनाना गांव है, वहाँ पर भंडारा चल रहा था, उसमें कुछ बच्चे को पॉइजनिंग टाइप हुई है। तो इमीडिएटली सारी एम्बुलेंसेस, चूँकि मेरे चिकित्सालय मौजूद रहती है, इमीडिएटली सारी एम्बुलेंसेस वहाँ चली गई और तत्काल सारे बच्चे यहाँ शिफ्ट हो गए। करीब अभी तक 19-20 बच्चे आए हैं, जिसमें से 2-3 बच्चे थोड़ा सेडेशन में हैं, नींद में हैं, बाकी नॉर्मल हैं। और मेरी पूरी हॉस्पिटल की टीम, मेरे दोनों बाल रोग विशेषज्ञ, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स, मेरे पैरामेडिकल स्टाफ, टोटल स्टाफ वो मौजूद है। इस समय मौके मैं खुद स्वयं मौजूद हूँ और सारी दवाइयाँ हैं और हमारा पुलिस का स्टाफ भी है। मंदिर में भंडारा था और शाम के टाइम जो मतलब कि खाना बच रहा था और वो अलग से बनाया उन्होंने। ये नहीं पता कि उसमें क्या डाला क्या नहीं डाला और करीबन 50 बच्चों को खाना खवाया उन्होंने। खिचड़ी खवाई, मतलब कि खिचड़ी खवा के और वे वहाँ पे उल्टी करने लगे। घर पे आए, किसी के उल्टी लग रही और 1-2 के तो खून की भी उल्टी लग रही है। और जो मतलब कि ये करीबन 2-3 लेडीज भी हैगी और 2-3 मतलब कि बड़े आदमी भी है, वे घर पे लेके बालक तो उन्होंने भी खाया और उनके भी ऐसे। हर नागरिक का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित किया जा सके, इसके लिए बाराबंकी जिले में करीब 37 लाख लोगों के आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा कार्ड बनाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने हर व्यक्ति के आभा कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में अब तक करीब 58,000 लोगों की आभा के तहत यूनिक हेल्थ अकाउंट बनाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग
ANM और आशा बहुओं को घर घर भेजकर लोगों के आभा कार्ड बनवा रहा है। आभा कार्ड बनवा रही ANM सीमा देवी और आशा बहु कुसुम मिश्रा ने बताया कि आभा अकाउंट पर मेडिकल रिपोर्ट, दवाओं की पर्चियां, ब्लड ग्रुप की जानकारी, डॉक्टर की जानकारी और ट्रीटमेंट इत्यादि जानकारियां डिजिटली सुरक्षित हो सकेंगी। आभा आईडी बनने से ये फायदे हैं कि हम इसको लेके जाएंगे डॉक्टर के पास और जो भी दिक्कत होगी हमें इसमें पूरा रिकॉर्ड रहेगा और हमको दवा भी मिल जाएगी। सर ये स्वास्थ्य आईडी बन रही है तो ये लाभार्थी को बना के देना होता है, जिनका आधार नंबर से लिंक होता है मोबाइल नंबर, उन लोगों का बन रहा है। सबका रहा है, लेकिन उसमें दिक्कत आती है जब कभी OTP नहीं होती है। तो बाकी ये इन लोगों को पर्चा जो बनवाना पड़ता है उसी के हिसाब से एक आईडी बन रही है। सर जो हम लोग सर्वे करते थे पहले ऐसे हर साल कर लेते थे, लेकिन इस बार नया वो है, सर्वे करते हैं और सर्वे करने से घर घर जब जाते हैं आभा आईडी के लिए तो लोगों को जागरूक करते हैं कि आप अपना नंबर, बहुत लोगों का नंबर आधार से लिंक नहीं है तो उनका नंबर भी जुड़वाते हैं। और जो आभा आईडी हम मतलब हर व्यक्ति की लाभार्थी की बनाते हैं तो उससे जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसका पिछला पूरा डिटेल उसमें आ जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, उससे लाभ मिल जाता है। इसका बेसिकली पर्पस और यूज़ ये है कि हर व्यक्ति का जो हेल्थ रिकॉर्ड है उसको हम लोग डिजिटली अपकीप करेंगे। व्यक्ति कहीं भी ट्रैवल करता है तो उसका हेल्थ रिकॉर्ड क्योंकि आईडी पे सेव हो जाएगा तो इजीली एक्सेस हो जाएगा उसका हेल्थ रिकॉर्ड। तो व्यक्ति कहीं भी होगा वो अपना इलाज सुगमता से करा सकता है और डॉक्टर्स उसका हेल्थ रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हमारी जो आशा ANM है वो गांव-गांव जाके लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, उनका आभा आईडी जनरेट कर रही हैं। व्यक्ति खुद भी आपके माध्यम से अपना आईडी जनरेट कर। यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी की मेहनत से बदला आज नजारा है। खुशहाली के एक्सप्रेस वे पर बढ़ता राज हमारा है। यूपी की रफ्तार देख कर बोली दुनिया सारी, 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। कांप रहे अपराधी डर से, छटा घोर अंधियारा है। खुशहाली के एक्सप्रेस वे पर बढ़ता राज हमारा है। खुशहाली के एक्सप्रेस वे पर बढ़ता राज हमारा है। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। श्रावस्ती के कटरा चौधरी बुद्ध विहारी इंटर कॉलेज में कल भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से युवा उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के विधायक राम फेरन पांडे ने शिरकत की। विधायक राम फेरन पांडे ने कहा कि आजादी के महोत्सव के क्रम में नेहरू युवा कल्याण विभाग द्वारा श्रावस्ती में युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि हम हर क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास करते हैं, वहीं ग्रामीण अंचलों में भी विभाग द्वारा युवाओं को खेल से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले विजेताओं को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। नेहरू युवा केंद्र श्रावस्ती की तरफ से जिला युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 5 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें से कविता लेखन प्रतियोगिता, फोटोग्राफी प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि हमारे देश के युवा को एक मंच मिल सके, वो अपने विचारों को व्यक्त कर सके। और वास्तव में अगर हमारे देश का युवा जागरूक होगा तो कहते हैं कि युवा पीढ़ी में वह शक्ति निहित है जो किसी भी तरह का परिवर्तन कर पाने में सक्षम है। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे युवाओं तक ये बात पहुंचाई जाए
कि युवा शक्ति भारत के लिए बहुत ज़्यादा एक मान्यता प्राप्त होती है। मोदी जी ने क्या कहा है कि एक युवा ही नए समाज का निर्माण करता है, एक युवा ही नए समाज को रचता है और अंधकार में रह जाते हैं वो देश जिस देश का युवा के विवेक काम नहीं करता है। अंत में मैं बस सिर्फ इतना ही कहूँगी कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये देश मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। अलीगढ़ के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, ताइक्वांडो, हॉकी, वॉलीबॉल और दौड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के 300 छात्रों ने भाग लिया, जहां जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि लड़कियां आगे बढ़ें, बेटियों का समग्र विकास हो सके। ये देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आयोजन के अवसर पर हम वर्ष पर्यंत गतिविधियां तमाम प्रकार की आयोजित करते हैं। उसमें आज हमने यहाँ पर जनपद के जो गर्ल चाइल्ड हैं, जो बच्चियां हैं, उनकी खेलकूद की 7 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है और उद्देश्य इसका ये है कि बच्चियां आगे बढ़ें। अभी भी खेलकूद और अन्य प्रतिस्पर्धाओं में लड़कियाँ आगे हैं, लेकिन उनका समग्र विकास हो सके, पढ़ाई लिखाई सहित हर क्षेत्र में जिसमें वो आगे जाना चाहते हैं उसमें आगे जा सकें। इस नज़रिए से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चल रहा है। मथुरा वृंदावन स्थित अक्षय पात्र फाउंडेशन की केंद्रीकृत रसोई के लिए नया कस्टमाइज्ड डिलीवरी वाहन प्रदान किया गया है। इस वाहन के माध्यम से 12 शासकीय विद्यालयों के 800 विद्यार्थियों तक संस्था के गर्म एवं पौष्टिक भोजन के परिवहन में सहायता मिलेगी। मुख्य विकास अधिकारी मथुरा मनीष मीना ने कहा कि संस्था द्वारा जनपद मथुरा के समस्त सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को कम समय में स्वच्छ, गर्मा गर्म एवं पौष्टिक भोजन प्रदान करना सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के कारण ही संभव है। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी ही कल समाज के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आज यहाँ पर अक्षय पात्र फाउंडेशन पे और वाघ बकरी फाउंडेशन की तरफ से उनके ओनर हमारे साथ खड़े हैं, उनकी तरफ से 20 रिक्शा अक्षय पात्र फाउंडेशन को दिए गए हैं। ये बहुत ही नेक और पुण्य का कार्य है। इन ई रिक्शाओं से अक्षय पात्र में जो खाना पहुंचाया जा रहा है स्कूल्स में, मिड डे मील्स में, उनमें बहुत ही हेल्प होगी। मैं वाघ बकरी फाउंडेशन का प्रशासन की तरफ से, अक्षय पात्र की तरफ से और जनपद के समस्त मथुरा वासियों की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही पुण्य का। अयोध्या में पहली बार हेलमेट समेत मोटराइज्ड बैटरी चालित ट्राई साइकिल पाकर दिव्यांगजनों के चेहरे खिल उठे हैं। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड बैटरी चालित ट्राई साइकिल दिया जाएगा। दिव्यांगजनों ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया है। जहां राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए हेलमेट समेत मोटराइज्ड बैटरी चालित ट्राई साइकिल अयोध्या के 100 दिव्यांगों को वितरित किए। दिव्यांगजन निःशुल्क मोटराइज ट्राई साइकिल का वितरण अयोध्या जनपद में दिव्यांग अधिकारी, दिव्यांग विभाग के द्वारा किया गया है। यहाँ उन लोगों को दिया जा रहा है जो 80% से अधिक दिव्यांग हैं। सर बहुत अच्छा हुआ, हमको चलने की सुविधा हो गई, आने जाने में बहुत असमर्थ थी। तो वहीं बरेली में समाज को एक अच्छा संदेश देते हुए खुशहाली फाउंडेशन संस्था उपेक्षित और गरीब गाड़ियां लुहार जनजाति के बच्चों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। संस्था द्वारा बरेली के रिठोरा में जन सहयोग से रमालय का निर्माण करवाया जा रहा है। रमालय के स्थापन एवं निर्माण में जन सहयोग और भागीदारी के उद्देश्य से इन दिनों बरेली के हरि मंदिर में श्री राम कथा का आयोजन भी किया जा रहा है। कथा का आयोजन है पूज्य विजय कौशल जी महाराज, जो कि हरिद्वार से पधारे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संत हैं। उनका यहाँ पे कथा श्रवण कार्यक्रम ये हरि मंदिर मॉडल टाउन में 26 मार्च से 2 अप्रैल तक रहेगा। इस कथा का उद्देश्य इन जो बालक हैं
विभिन्न प्रकार के जो बालक पढ़ रहे हैं, इन सब बालकों के लिए एक छात्रावास का निर्माण करेंगे श्री रामालय ट्रस्ट के नाम से। This is the first time I'm in India. I really appreciate that I have this opportunity to look around over all over these programs, because I think this is a vivid colors, and Indians is a very colorful country in my imagination. When I came here in the first time, I think this country is very, very interesting and very colorful. बात इसरो की। इसरो ने फिर से अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। इसरो ने LVM-3 रॉकेट के जरिए ब्रिटेन की OneWeb की 36 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। लॉन्चिंग के बाद सभी उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस उपलब्धि पर इसरो को बधाई दी है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने LVM-3 रॉकेट के जरिए ब्रिटेन स्थित OneWeb समूह कंपनी के 36 उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करके रविवार को एक और उपलब्धि हासिल कर ली। इसरो के 43.5 मीटर लंबे रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में दूसरे लॉन्च पैड से रविवार सुबह 9 बजे प्रक्षेपित किया गया। ब्रिटेन की नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड ने पृथ्वी की निचली कक्षा में 72 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक करार किया है। इस करार के तहत ये OneWeb के लिए दूसरा प्रक्षेपण था। OneWeb ग्रुप कंपनी के लिए पहले 36 उपग्रह 23 अक्टूबर 2022 को प्रक्षेपित किए गए थे। OneWeb अंतरिक्ष से संचालित एक वैश्विक संचार नेटवर्क है जो सरकारों और उद्योगों को संपर्क की सुविधा मुहैया कराता है। इसरो के और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। माफिया अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस का काफिला आज पहुंचेगा प्रयागराज। कड़ी सुरक्षा के बीच कल 28 मार्च को MP MLA की विशेष कोर्ट में होगी पेशी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 520 मोबाइल वेटरनरी यूनिट को दिखाई हरी झंडी। ये मोबाइल यूनिट्स प्रदेश के हर जिले में घर घर पहुंचकर बीमार पशुओं का करेगी इलाज। बागपत में आयोजित एक भंडारे का प्रसाद खाने से कई लोगों को हुई फूड पॉइजनिंग। भंडारा आयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बीमारों के जिला अस्पताल आने का सिलसिला जारी। और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की निकहत जरीन ने लगातार दूसरे साल जीता स्वर्ण पदक। लवलीना ने भी जीता स्वर्ण। प्रधानमंत्री ने निकहत और लवलीना को दी बधाई। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।